सोसाइटी, बिलीफ शेप पॉलिटिक्स, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए। हम कहेंगे कि नहीं, ये तो रेशनैलिटी पर बेस्ड है, लॉजिक पर चलता है, लेकिन लॉजिक भी कहीं ना कहीं बिलीफ से शेप हो रहे हैं और इसमें सबसे स्ट्रांग फोर्स होती है रिलीजन। जैसे ही ट्रंप जीतते हैं तो एकदम से सेलिब्रेशन होने लगता है कि शायद अब राइज ऑफ राइट की इस वेव में एक और बड़ा प्लेयर आ गया है। ऐसा ही एक सेलिब्रेशन चल रहा है NAR, एक नया मूवमेंट है। नया तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसके नाम में नया है, न्यू अपोस्टोलिक रिफॉर्मेशन। मैंने क्यों कहा कि नया नहीं कहना चाहिए, क्योंकि 1960s में रोनाल्ड रीगन जब प्रेसिडेंट थे उस समय पर भी इस मूवमेंट का एक बड़ा रोल था रोनाल्ड रीगन की जीत में और उनकी पॉलिसीज में। इस मूवमेंट का कहना है कि जीसस क्राइस्ट जब दोबारा आएंगे तो एक्चुअली उसके लिए हमें यहां पर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा, और उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए आपको 7 माउंटेन जीतने होंगे, जिसमें से एक माउंटेन बिजनेस है, और इस समय वो डोनाल्ड ट्रंप को उसका लीडर मानते हैं। आप कहेंगे बात कुछ अजीब सी लग रही है। देखिए, धर्म लोगों की जिंदगी को शेप करता है, और अगर लोगों के बिलीफ में है कि ये चुनाव नहीं है, ये तो एक्चुअली गुड और इविल के बीच की एक जंग है, और इसमें गुड जो रिप्रेजेंट करता है गॉड को, उसका जीतना तय है, तो ऐसे में ये लोगों को शेप करेंगे, उनकी वोट को भी शेप करेंगे, उनके एफर्ट्स को भी शेप करेंगे। जैसे ये न्यू अपोस्टोलिक रिफॉर्मेशन मूवमेंट 1990s में पॉपुलर हुई, और इनका बेस आइडिया इस थ्योरी ऑफ डोमिनियनिज्म पर बेस्ड है। इसका मानना है कि हमें पॉलिटिकल, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करना है, यानी कि जो सुप्रीमेसी वाला जो आइडिया है क्रिश्चियनिटी का, कि अल्टीमेटली एक किंगडम ऑफ गॉड होगा, बिब्लिकल आइडियाज पर होगा जो बाइबल में है। उसके लिए हमें रिलीजियस पोस्ट पर जो लोग हैं, मतलब जो इस मूवमेंट के लोग हैं, जिनको वो कहते हैं कि कुछ जीसस के डिसाइपल हैं, कुछ जीसस के बाद के कुछ मैसेंजर्स हैं, जिनको एंजल्स बताया जा रहा है, तो अल्टीमेटली ये जुडिशरी डिपार्टमेंट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, चाहे वो DOJ है, चाहे वो मिलिट्री है, तो इनका मानना है कि हमारे लोग हर जगह होने चाहिए, एंड दे शुड कलेक्टिवली सपोर्ट द राइज ऑफ राइट। उनका कहना है इससे पहले के जो लिबरल आइडियाज़ हैं उन्होंने अमेरिकन सोसाइटी को वीक किया है, और इन्हीं का वो डॉक्यूमेंट है 900 पेज का, जिसको कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव के बाद में, जिसको प्रोजेक्ट 25 का नाम दिया गया है। चाहे वो डॉक्यूमेंट क्या है, उसके पॉइंट, और कैसे ये डोनाल्ड ट्रंप की जो अभी की पॉलिसीज़ हैं उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, जरा इसको समझते हैं। देखिए, इनका स्ट्रेटजी है कि इन माउंटेन्स को जीतना है हमें। क्या है माउंटेन? आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, यानी कि मूवीज़ में, एंटरटेनमेंट में ऐसे आइडियल्स पुश होने चाहिए जो इनके हिसाब से क्रिश्चियनिटी के आइडियल्स हैं, तभी सोसाइटी स्ट्रांग होगी। बिजनेस, जैसे अभी वो डोनाल्ड ट्रंप को मान रहे हैं कि भाई उन्होंने इस वाले माउंटेन को जीत लिया है, और अल्टीमेटली वो प्रो बिजनेस हैं, तो बिजनेस में भी बिजनेस एक पोटेंट फोर्स है इनकी मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। एजुकेशन, फैमिली, गवर्नमेंट, मीडिया, रिलीजन, हर जगह पर इनके आइडियाज़ प्रोपगेट होने चाहिए। इनका मानना है कि पहले हमें एक वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा थ्रू विनिंग दीज माउंटेन्स, उसके बाद ही जीसस क्राइस्ट वापस आएंगे। आपने सुना होगा कि क्रूसिफिकेशन के बाद ये एक आइडिया है कि जीसस क्राइस्ट वापस आएंगे, तो इनका कहना है कि वापस तब आएंगे, पहले हमें इन माउंटेन्स को जीतना होगा, इन इंस्टीट्यूशंस को जीतना होगा। इसके लिए हमें स्पिरिचुअल वॉरफेयर करना होगा। वॉरफेयर इज नॉट अगेंस्ट ब्लड एंड फ्लैश, वॉरफेयर इज अगेंस्ट दीज इंस्टीट्यूशंस, दीज आइडियाज़। क्या है वो वॉरफेयर? जैसे एग्जाम्पल देखिए, इनका कहना है कि जो इससे पहले के इंस्टीट्यूशंस हैं USA के, उसमें करप्शन है, उसमें वीकनेस है, तो हमें उसके खिलाफ लड़ना है। कैसे लड़ेंगे? जैसे इन्होंने कमला हैरिस को कोट किया कि एक्चुअली शी इज़ लाइक जेजबेल। तो जेजबेल एक्चुअली ये एक माइथोलॉजी में कहा गया है कि इज़राइल के जो किंग थे उनकी वाइफ थी, और वो डेमन्स के अंडर थी। तो ऐसे ही, मतलब आप इसको हल्के में ले रहे होंगे, बट पॉइंट इज़ कि एक अप्रोच है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच, तो सोशल बिलीफ्स जो हैं वो पॉलिटिकल आउटकम्स पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो अगर इस सोशल बिलीफ को लोग लेकर चल रहे हैं, और इस सोशल बिलीफ का इस्तेमाल इस मूवमेंट ने कमला हैरिस के खिलाफ मोमेंटम क्रिएट करने के लिए किया, तो भाई अल्टीमेटली उनको नुकसान तो हुआ होगा, ट्रंप को जीतने में फ़ायदा हुआ होगा। अब जैसे देखिए क्या कह रहे हैं कि डेमन्स हैं कहाँ, स्पिरिचुअल वॉरफेयर करना कहाँ है? कहाँ? एबॉर्शन क्लिनिक्स में है, क्योंकि एबॉर्शन क्लिनिक्स USA की फैमिली सिस्टम को वीक कर रहे हैं। इंडिजिनस कम्युनिटीज़ में है, क्योंकि दे डोंट बिलीव इन क्रिश्चियन आइडियल्स द वे दे शुड। कहाँ? डेट्रॉइट में है। डेट्रॉइट में इस वजह से क्योंकि वहाँ पर लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन है।
एंटायर स्टेट ऑफ उटा में एक्चुअली मॉर्मन क्रिश्चियंस हैं, मॉर्मन पॉपुलेशन, मॉर्मन क्रिश्चियन, जो इनको कहा जाता है जीसस के लास्ट डिकेड के जो सेंट्स हैं, इसको कहा जाता है एक्चुअली चर्च LDS। तो यानी कि वो इनके आइडियल्स में बिलीव नहीं करते, ओल्ड टेस्टामेंट का जो इंटरप्रिटेशन इनका है, NAR मूवमेंट का, इसमें बिलीव नहीं करते। तो कहते हैं ये भी डेमन्स है, ये भी सोसाइटी को वीक कर रहे हैं। और ट्रंप और NAR का कनेक्शन, बिजनेस कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि बिजनेस में ट्रंप जैसे और भी लोग हों, और इसी वजह से ट्रंप फोकस करते हैं कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो फॉर्मर CEOs हैं टॉप कंपनीज के वो आएँ, प्लस वो आइडियाज़ रखते हो कि हमें सोसाइटी को प्योर बनाना है। ऐसे आइडियाज़ यूज़ हो रहे हैं। फिर कोई आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि यार खुद ट्रंप में तो लाख बुराइयां हैं, क्योंकि NAR ये कहता है कि वीकनेस में एडल्ट्री भी वीकनेस है, अल्कोहलिज्म भी वीकनेस है। लेकिन एडल्ट्री, अल्कोहलिज्म, ये सब में आप कैसे फिर ट्रंप को अपना लीडर मान रहे हैं? तो फिर इनका एक्सप्लेनेशन है कि ट्रंप इज़ लाइक किंग साइरस। किंग साइरस में भी लाख बुराइयाँ थी, पैगन पर्शियन किंग थे किंग साइरस, लेकिन उन्होंने बेबीलोन से ज्यूज़ को आज़ाद किया था। उसके बाद फिर वहाँ पर ज्यूज़ अपनी जगह पर जाकर मंदिर बना पाए थे। तो अल्टीमेटली कई बार जिसके अंदर बुराई होती है, लेकिन वो भी किसी खास काम से आता है। तो ट्रंप उस खास काम से आए हैं, वो खास काम ये पूरा करेंगे। इनका कहना है कि जब असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ, तो अगर किसी पर ये अटेम्प्ट होता है तो कोई इतना स्ट्रेंथ नहीं शो कर सकता, क्योंकि दोबारा भी तो गोली कहीं से चल सकती थी, लेकिन उसके बाद भी ये सिंबलिज्म है, तो ये शो करता है कि ये एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। ही इज़ हेयर फॉर अ ग्रेट कॉज। जो करप्ट गवर्नमेंट है, जो डीप स्टेट है, जो इस क्रिश्चियन मिशन को रोक रही थी, उस क्रिश्चियन मिशन को ये पूरा करने आए हैं। ही इज़ रिफ्लेक्टिंग दैट स्ट्रेंथ ऑफ किंग साइरस। जीतना तय है, और यहाँ पर इनकी जो जीत है, ये कह रहे हैं कि समझ लो एक ऐसा मोमेंट है कि इसके बाद लगातार अब सारी चीज़ें जो है NAR के फेवर में होती रहेगी। इन्होंने कैंपेन में करेज टूर चलाया, करेज टूर, जहाँ पर जगह जगह पर इन्होंने कहा कि ट्रंप को सपोर्ट करना है, लेफ्टिस्ट को हराना है, मार्क्सिस्ट को हराना है, क्वेयर पीपल जो LGBTQ कम्युनिटी है इसको हराना है, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से देखो तुम्हारी जॉब्स जा रही हैं, इसके खिलाफ तुम्हें खड़ा होना है। तो करेज टूर में NAR ने अपनी तरफ से पैसा लगाकर जगह जगह मूवमेंट चलाई। एक और मूवमेंट है, ये देखिए, मिलियन वुमेन वर्शिप मूवमेंट। तो मोर देन 10 लाख जो फॉलोअर्स विमेन हैं, उनकी एक यहाँ पर एक मूवमेंट कराई कि भाई अल्टीमेटली यू शुड एम्ब्रेस दैट यू आर गोइंग टू सपोर्ट ट्रंप। और क्यों आप ऐसा करेंगे? जिससे कि आप डार्कनेस, सैटेनिक फोर्सेस को हरा पाएंगे। तो ये भी एक कल्चरल मूवमेंट की तरह, रिलीजियस मूवमेंट की तरह चल रही है, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखना चाह रही है। और इसका रिजल्ट देखिए, क्योंकि भाई अगर आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं ट्रंप को, तो फिर ट्रंप आप में से किसी को स्पेशल एडवाइज़र बनाएंगे। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल एडवाइज़र, जो लास्ट टाइम जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, तो ऐसे में इन्हीं की NAR मूवमेंट की एक एपोस्टल थी, मतलब एक लीडर थी, इनका नाम भी यहाँ पर पॉला वाइट, इनको स्पिरिचुअल एडवाइज़र बनाया। तो यानी कि अगर ट्रंप के इतने करीब NAR मूवमेंट की एक पोजीशन पर रहने वाली लेडी हैं, तो जाहिर सी बात है वो ट्रंप के जो आइडियाज़ हैं उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रही थी और करती रहेंगी। आप सोच रहे हैं कि कैसे 2020 के इलेक्शन में जब उस रिज़ल्ट को ट्रंप ने नहीं माना, जिसमें बाइडेन जीत गए थे, डिले हुआ उस मानने में, तो आपने देखा होगा कि कैसे कैपिटल बिल्डिंग, मतलब वहाँ की पार्लियामेंट पर अटैक हो गया, आगजनी हो गई। तो एक तो होता है सपोर्ट, एक होता है फेनेटिक सपोर्ट। तो फेनेटिक सपोर्ट आता कैसे? फेनेटिक सपोर्ट इस तरीके से आता है, व्हेन पीपल बिलीव कि ट्रंप का जो जीतना है ना, वो एक व्यक्ति का जीतना नहीं है। ट्रंप का जीतना इज लाइक गॉड और सैटन की लड़ाई हो रही है, और उसमें गॉड की तरफ आप हैं। सैटनिक फोर्सेस अगर किसी तरीके से फोर्सेस ऑफ गॉड को हराने की कोशिश करेंगे, तो यू शुड बी रेडी टू गिव योर लाइफ। अब जेल में चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इनको जिताना है। तो इस तरीके से मूवमेंट चलती हैं। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में हम पढ़ते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक बिहेवियरल मूवमेंट आई पॉलिटिकल साइंस में, यानी कि हम ये जानते हैं कि लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति ऐसे तय नहीं होती कि क्या अच्छा है सोसाइटी के लिए, क्या लोगों को जानना चाहिए, नहीं। राजनीति तय होती है लोग क्या समझते हैं, किसको सही और किसको गलत मानते हैं, उसके आधार पर ही आप ताकत अपने हाथ में ले सकते हैं। तो अगर लोग इन आइडियाज़ में बिलीव करते हैं और आप कहो कि नहीं नहीं आप इसको मत मानो, भाई साहब आपको वोट ही नहीं मिलेंगी। तो अल्टीमेटली आपका बिलीफ उनके बिलीफ से कहीं ओवरलैप हो रहा है, तो यू कैन एक्चुअली हैव wider base of supporters for you, then you can come to power, then you can make changes what you want to in that particular administration. तो गवर्नमेंट के देखो स्पीकर,
मतलब इनके खुद के स्पीकर, जैसे हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, इनको इनके डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के लोग प्लस इनके जुरिस्ट जज अपने ऑफिस के बाहर ये अपील टू हेवन, यानी कि जो NAR का ही एक मिशन है उसका भी फ्लैग लगा रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के फ्लैग के साथ। तो इसका मतलब है कि जो NAR मूवमेंट है, हम कह रहे हैं कि 10 मिलियन से ज़्यादा सपोर्टर्स ऑफिशियली इनके हैं और इनका जो इम्पैक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन में वो और ज़्यादा है। तो यानी कि अगर ऐसा सपोर्ट दिख रहा है तो यानी कि समथिंग इज़ हैपनिंग, यानी कि जो राइज ऑफ राइट है, एक तो होता है कि केवल पॉलिटिकल मूवमेंट है, पॉलिटिकल लीडर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को तो देखो न्यूट्रल रहना है क्योंकि आप सेक्युलर स्टेट हैं, तो देयर शुड बी क्लियर सेपरेशन। यहाँ कहाँ क्लियर सेपरेशन दिख रहा है भाई? क्लियर सेपरेशन का मतलब है कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं देन योर कमिटमेंट शुड बी जस्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट टू अ रिलीजियस मूवमेंट। बट यहाँ तो ऑफिशियली दिख रहा है कि नहीं? तो कुछ तो बदल रहा है यहाँ पर। तो अब जैसे ही ट्रंप पावर में आ गए तो अब कहा गया कि इट्स टाइम फॉर चेंज। क्या चेंज? जैसे गे मैरिज के अगेंस्ट, LGBTQ राइट्स के अगेंस्ट अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट, जो कि ट्रंप के जो नई पॉलिसीज़ हैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन भी दे रहा है। कुछ और भी ऐसे थिंक टैंक्स हैं, जैसे एक हेरिटेज फाउंडेशन है वॉशिंगटन DC की, वो तो राइट विंग, मतलब अगर जितने राइट विंग हम आज के टाइम पे थिंक टैंक्स देख रहे हैं जो अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन को आगे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसमें सबसे प्रोमिनेंट हेरिटेज है। और हेरिटेज फाउंडेशन इज कनेक्टेड टू NAR। ये देखिए ट्रंप का प्रोजेक्ट 25 अल्ट्रा कंजर्वेटिव विजन है। अल्ट्रा कंजर्वेटिव विजन का मतलब है कि कल्चर, ट्रेडिशन, फैमिली, इंस्टीट्यूशंस, इन सब को प्रोटेक्ट करना है। और जो ये लेफ्ट लीनिंग आइडियाज़ हैं, मार्क्सिस्ट आइडियाज़ हैं, वोक आइडियाज़ हैं, इन सब को रिजेक्ट करना है। तो अब ये आइडियाज़ ही आप देख रहे हैं इनके बयानों में भी आ रहे हैं। यही चीज़ रोनाल्ड रीगन के टाइम पर भी थी। जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पर जब ये मूवमेंट चल रही थी, NAR उस समय रोनाल्ड रीगन को सपोर्ट कर रहा था। रोनाल्ड रीगन ने अपने चुनाव में क्या कहा था? उस समय उन्होंने कहा कि USSR शैतान है, तो USSR सैटन है और आप जो है गॉड की तरफ हैं। तो अगर वो बिब्लिकल जो क्रिश्चियन जो आइडिया है कि अल्टीमेटली आपको किंगडम ऑफ गॉड बनाना है तो आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। तो इस तरह का इस्तेमाल इससे पहले भी हो चुका है। उस समय पर भी कंजर्वेटिव स्टैंड वाले जो लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन में आए थे। अब इनका देखो, अगर मैं एम को कंसाइज करूं तो क्या क्या है? पहला है रिस्टोर करो फैमिली को, कि फैमिली अमेरिकन लाइफ का सेंटर पीस है। अगर फैमिली ही डिस्टोर्ट होती रहेगी, डाइवोर्सेस बढ़ेंगे, सेपरेशन बढ़ेंगे, फैमिली सॉलिडारिटी बढ़ेगी, तो यानी कि जो बच्चे हैं उनको सही अपब्रिंगिंग नहीं मिल पाएगी। और सही अपब्रिंगिंग नहीं मिल पाएगी तो अल्टीमेटली फिर कैसे सोसाइटी मजबूत होगी? तो यानी कि फैमिली वैल्यूज़ पर फोकस करना पड़ेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन, हैव चिल्ड्रन, बिल्ड देम एज स्ट्रॉन्ग सिटीजन्स, इस पर फोकस करना पड़ेगा। दीज काइंड ऑफ वैल्यूज शुड बी टॉट बाय पेरेंट्स, शुड बी टॉट इन स्कूल, देन ओनली यू कैन बिल्ड स्ट्रॉन्ग सोसाइटी। इस पर वो फोकस कर रहे हैं। अब देख रहे हैं, डिसमेंटल करो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट को। इसका मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में कई डीप स्टेट हो गए। डीप स्टेट का मतलब है कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन में कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो अपने आप को पॉलिटिकल बॉसेस से ऊपर मानने लग गए हैं। वो कई बार अगर प्रेसिडेंट कुछ कह रहा है तो उसके खिलाफ भी किसी कोवर्ट ऑपरेशन को चला सकते हैं, इतनी क्षमता रखते हैं। तो ऐसी क्षमता को बढ़ने नहीं देना। और वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने करा है डीप करप्शन, उन्होंने करे हुए कुछ गलत काम, जैसे कुछ ऐसे ऑपरेशन जिनके लिए उनको शर्म आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मानेंगे इस बात को। तो ऐसे में अब NAR का कहना है इन सबको डिक्लासिफाई करो। डिक्लासिफाई का मतलब है इन सबको उजागर करो, दुनिया के सामने लाओ और फिर इन सबको पनिशमेंट दो, जिससे कि आगे जो है अमेरिका का जो इंस्टीट्यूशन है वो स्ट्रांग रहे। डिफेंड करो नेशनल सॉवरेनिटी को, बॉर्डर्स को, यानी कि जो मैक्सिको की तरफ से इलीगल इमिग्रेशन हो जाता है उसके खिलाफ NAR ने बाकायदा फंडिंग कैंपेन चलाई कि ट्रंप आपको तो जो दीवार बनानी है उसमें हम भी पैसा देंगे। प्लस जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस अमेरिका पर प्रेशर बनाते हैं टू एक्चुअली चेंज पॉलिसीज इन फेवर ऑफ डेवलपिंग नेशंस एंड दीज इमिग्रेंट्स, उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना आप बंद कर दो। और आप इससे अब कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि कैसे NAR के एम, कैसे इस डॉक्यूमेंट के एम कनेक्ट कर पा रहे हैं जो एक्चुअल स्टैंड है डोनाल्ड ट्रंप का। WTO से बाहर, WHO से बाहर, पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हम मानेंगे नहीं। अब कोई अगर एग्रीमेंट है जैसे JCPOA है, अच्छा हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, हम उससे बाहर हो जाएंगे। प्लस सिक्योर करो इंडिविजुअल राइट्स को, गॉड गिवन इंडिविजुअल राइट्स को जो इंसान को ईश्वर ने दिए हैं। तो ये इनके एम है। उनका कहना है कि गवर्नमेंट के कुछ स्ट्रक्चर में चेंज करो कि प्रेसिडेंट का कंट्रोल ज़्यादा बढ़े, जैसे DOJ पर भी कंट्रोल करो, यानी कि जिससे जो आप मिशन अचीव करना चाहते हो वो आसानी से हो जाए। कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं आप? डॉज, एलन मस्क, विवेक रामास्वामी,
डिपार्टमेंट फॉर गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स को बताओ कि तुम एक बार यहाँ बन गए हो तो अब हमेशा नहीं रहोगे। जॉब सिक्योरिटी विल नॉट बी शील्ड जिसकी वजह से, जिसके ऊपर आप बैठकर और बस अब करप्शन करते रहोगे। तो एक तरीके से ये आइडिया ये कह रहे हैं कि इसको चेंज करो, मतलब सिक्योरिटी के बिना पर करप्शन नहीं चलता रहेगा। बताओ इनको, अगर काम नहीं करोगे, करप्शन करोगे, बाहर जाओगे। एफबीआई अपने आप में क्रिमिनल तरीके से काम करती आई है, लॉलेसनेस, एरोगेंस से काम करती आई है। एफबीआई का कंट्रोल अपने हाथों में लो, इसको चेंज करो। और जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी अब आपको यानी कि एलिमिनेट करना होगा ऐसे एलिमेंट्स को जो एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को सिखा रहे हैं कन्फ्यूजन, सेक्सुअल कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, वीकनेस जो बता रहे हैं, यानी कि वोक एजुकेशन, उसके खिलाफ हैं ये। तो अब इनका कहना है डिक्लासिफाई करो, पनिश करो। एबॉर्शन एंड फैमिली, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि वो कोई ऐसा लॉ साइन नहीं करने वाले कि पूरे देश में एबॉर्शन बैन हो जाएगा, ठीक है, ये बात उन्होंने क्लैरिफाई कर दी थी। लेकिन उनका मानना है कि जो ये पिल्स होती हैं एबॉर्शन की, जैसे मीफेप्रेस्टोन जो पिल है, इसकी मार्केटिंग को बैन किया जाए। ये तो पोस्टल ऑर्डर की तरह भी घर पर भेजी जा रही है, इस चीज़ को बैन किया जाए, राइट। और जो लॉज हैं इस बारे में वो स्टेट टू स्टेट डिफर कर सकते हैं। अभी फिलहाल इनका ये स्टैंड है। इमिग्रेशन, आप समझ रहे होंगे ना कि एबॉर्शन के बैन को इस वजह से भी कनेक्ट कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू क्रिश्चियन वैल्यूज़, कि आप एबॉर्शन कर रहे हैं तो आप एक लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं, आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, गॉड के अगेंस्ट जा रहे हैं। इमिग्रेशन के अगेंस्ट हैं, ऑलरेडी हम जानते हैं H1B वीज़ा की कंडीशन को हाई करना, कुछ जो देश हैं वहाँ से जो इमिग्रेंट्स आते हैं उन पर प्रतिबंध लगाना या फिर उनके लिए कंडीशंस को टफ करना। हम बात करें स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज से आने वाले इमिग्रेंट्स पर, तो वहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप सख्त हैं यहाँ पर, राइट। टेक एंड एजुकेशन में बता दिया, जेंडर इक्वालिटी, एबॉर्शन, रिप्रोडक्टिव राइट, ओरिएंटेशन, इसमें वो क्लैरिटी लाना चाहते हैं। उनका कहना है कि जहाँ पर भी कन्फ्यूजन होगा इन द नेम ऑफ लिबर्टी की कोई कुछ भी करे यही अच्छी ज़िंदगी है, तो इससे सोसाइटी होती है कमज़ोर। तो अब ट्रंप का कनेक्शन यहाँ पर देखिए, ऑलरेडी पिछले वाले एडमिनिस्ट्रेशन में 12 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो NAR से जुड़े हुए थे और वो इनके एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट थे। तो इस वाले एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसा होने की पूरी उम्मीद है। देखिए, जो मैं आपको बात बता रहा था, हेरिटेज फाउंडेशन एक राइट विंग ग्रुप है जो NAR से जुड़ा हुआ है। उसके खुद के जो प्रेसिडेंट हैं वो क्लोज बताए जाते हैं JD वेंस से, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं USA के, उनसे। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि देखो, सेकुलरिज्म का जो आइडिया है वो बात करता है क्लियर सेपरेशन की फॉर वेस्ट, लेकिन रिलीजन का हमेशा से कुछ ना कुछ रोल रहा है, चाहे वो यूरोप में चाहे इंडिया में। इंडिया का सेकुलरिज्म हालांकि अलग है। इंडिया के सेकुलरिज्म में हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, हम सपोर्ट की बात करते हैं, हम इंटरवेंशन की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वेस्ट का सेकुलरिज्म है, अब उसमें एक मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है। ये केवल USA की बात नहीं है, आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि एक सोशल टर्मोइल चल रहा है ओवरऑल यूरोप में भी। हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, फॉर एग्जांपल सर्बिया, ये तो कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा ऐसा लग रहा है कि एक राइज ऑफ राइट की वेव चल रही है, जैसे कि जर्मनी में AfD। तो आपका क्या मानना है? आपको लगता है कि सेकुलरिज्म एज एन आइडिया एट ग्लोबल लेवल इज़ बीइंग चैलेंज्ड, और ये चैलेंज क्यों किया जा रहा है? तो इस पर एक पर्सपेक्टिव है सैमुअल P. हंटिंगटन का। वो कहते हैं कि जैसे ही दुनिया में ये लेफ़्ट और राइट, जैसे ही दुनिया में ये जो लेफ़्ट और राइट की जंग है, मतलब लेफ़्ट और राइट की जंग आप जनरली मानते हैं क्या कि यार कम्युनिस्ट वर्सेस रिलीजन, ट्रेडिशन, कंजर्वेटिज्म, इसकी जंग। सैमुअल P. हंटिंगटन का कहना है कि जो असली जंग होगी वो सिविलाइजेशंस की होगी। एक टाइम था वो आइडियोलॉजी की जंग थी, कैपिटलिज्म वर्सेस आपका कम्युनिज्म, लेकिन वो लगभग एंड हो गई 1991 में। अब बीच बीच में उठता रहता आइडिया, जगह जगह होता रहता, लेकिन उनका कहना है कि सबसे बड़ा जो डिवीज़न है वो सिविलाइजेशन के आपस में जंग का होगा। तो जो उनको अगेंस्ट हैं उनके, वो कहते हैं कि ऐसा कैसे होगा? अरे ग्लोबलाइजेशन में तो एक ग्लोबल कल्चर बन रहा है, ग्लोबल विलेज हो रहा है, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर बन रहा है, यानी कि पूरी दुनिया का एक ऐसा कल्चर बन रहा है कि हर कोई एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार है, उसकी वैल्यूज़ को अपनाने के लिए तैयार है। इसके भी सपोर्टर्स हैं जैसे केनिची ओहामे, कहते हैं अब दुनिया जो है एक हो जाएगी, ग्लोबल विलेज, बॉर्डरलेस वर्ल्ड। फिर ये जो डिविजन्स हैं रिलीजन के नाम पर, कल्चर के नाम पर, ट्रेडिशंस के नाम पर, ऐसा नहीं होगा। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरे कल्चर के लोग भी वहाँ पर हैं, आप वहाँ पर एजुकेशन के लिए, लाइफ, काम के लिए सेटल हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो लोग आपको अपना लेंगे, आप उनके कुछ कल्चर को अपना लेंगे, कि ऐसी ही दुनिया आगे आगे बन जाएगी। एक ये पर्सपेक्टिव है। केनिची ओहामे और एक और स्कॉलर है मैकलुहन, वो इनके सपोर्टर हैं। लेकिन इसके अपोजिट भी एक पर्सपेक्टिव है। वो कहता है कि भाई देखो, सैमुअल P. हंटिंगटन सही कह रहे हैं, सिविलाइजेशन की जो वॉर हैं वो आगे और ज़्यादा होंगे। ऐसा क्यों?
उन्होंने कहा कि जब आप अपने देश में होते हैं तब अपने कल्चर के लिए उतना कनेक्शन नहीं होता जब आप दूसरे देश में होते हैं, क्योंकि दूसरे देश में अगर आप जाएं, फॉर एग्जांपल आप पोलैंड में गए और पोलैंड में अभी वेव चल रही है पॉलिश आइडेंटिटी की, पॉलिश नेशनलिज्म की, क्रिश्चियनिटी की, तो और उसमें भी अगर यहाँ से क्रिश्चियंस गए और वो सोचें कि हम एसिमिलेट हो जाएंगे, नहीं, वो कहेंगे पॉलिश आइडेंटिटी हमारी पॉलिश रेस है, हम तो उसमें बिलीव करते हैं, तो आपको अलग महसूस होगा, फिर आपको अपने देश से, अपने कल्चर से एक महसूस होगा। तो यानी कि ग्लोबलाइजेशन से एक ये भी इम्पैक्ट हो रहा है कि दैट पीपल आर गेटिंग मोर कॉन्शियस अबाउट देयर आइडेंटिटी, पीपल आर गेटिंग मोर कॉन्शियस अबाउट देयर रिलीजन एज वेल एज लैंग्वेज एज वेल एज अदर कल्चरल एट्रीब्यूट्स ऑफ देयर एरिया। तो कॉन्शियसनेस दुनिया में अब बढ़ भी रही है। देखते हैं अब आगे क्या होगा। आपका क्या ओपिनियन है, आप शेयर कीजिएगा कमेंट में, और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और सब कुछ आपको क्लियर हो गया हो तो मेंशन वाह इन कमेंट्स। आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। ये क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिन आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म इन वेस्ट एंड इंडिया, ऑल्सो हाईलाइट चैलेंजेस टू इट।